हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 9 सोशल साइंस कक्षा 10 के अध्याय 9 जो कि है स्वतंत्रता आंदोलन व उससे संबंधित घटनाएं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, सूरत की फूट, गांधी युग, गांधी जी के जो 3 आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा क्रांतिकारी राष्ट्रीयता, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्टडी आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन का भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है और किस तरह से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 2 वर्गों में बट गया। तो प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीकों से देश को सर्वोच्च नेतृत्व दिया, परंतु बाद में नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने असीम देश प्रेम, बलिदान, त्याग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और उसमें गति प्रदान की। अब जो उग्र राष्ट्रवाद के जो नेता थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष, अब इनके बीच में और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध और प्रतिरोध करने के अपने तरीकों द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरातल प्रदान किया। यानी जो उग्र राष्ट्रवाद थे वो और जो उदारवादी थे, उन्होंने अपने तरीके से भारत की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक नींव प्रदान की। फिर इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों की विस्तृत श्रृंखला ने जनता के समक्ष त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर देश में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। एनी बेसेंट, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपना आंतरिक प्रकाश था, उसमें अपने ढंग से कार्य करने का साहस था। और इस अध्याय में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ तो बंगाल विभाजन, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के बाद जो चीज़ शुरू हुई वो क्या थी कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजन कर दिया। ठीक है, तो जब 2 भागों में विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था कि बंगाल एक हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में बहुत ही प्रेम और भाईचारे से रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि अगर हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दें तो ऐसी स्थिति में हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाएगी। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन इसी उद्देश्य को लेकर किया। लॉर्ड कर्जन से जब पूछा गया कि आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो उसने बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और मैंने प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया है। तो बच्चों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन का जो प्रभाव थे वो एक बहुत बड़े रूप में सामने आए। तो बंग भंग जब हुआ तो लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ, एकता आई लोगों में कि धीरे धीरे करके अंग्रेज भारत के कई टुकड़े करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन का जो असर हुआ भारत की जनता पर, तो उनमें बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ। फिर स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा, जिसमें मृतप्राय हो चुके हथकरघा, रेशम, बुनाई आदि अन्य पारंपरिक दस्तकारी उद्योग में नवजीवन का संचार हुआ। किस तरह से कि आपने पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको नष्ट कर दिया था। इसकी वजह से भारत का धन धीरे धीरे इन
इंग्लैंड की ओर निष्कासित होता चला जा रहा था। तो अब जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि हम सबसे पहले अपने उद्योगों के ऊपर, हम अपने हथकरघा उद्योग हैं या रेशम बुनाई के उद्योग हैं या पारंपरिक दस्तकारी के उद्योग हैं, यदि हम इस उद्योगों के ऊपर ध्यान देते हैं तो फिर जो पैसा इंग्लैंड की ओर जा रहा है, जो धन इंग्लैंड की ओर निष्कासित हो रहा है, वो धन जो है भारत में ही रह जाएगा और वो हमारे काम आएगा। बंग भंग के कारण स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ, यानी लोग आत्मनिर्भर होने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यदि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे तो फिर हम जो है अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया और इसी समय यानी 1905 यानी बंगाल विभाजन के समय ही जो है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन की तरह ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। ये बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। ये पूछा जा सकता है कि नेशनल कॉलेज की स्थापना जो हुई थी उसके प्राचार्य कौन थे, तो अरविंद घोष उदारवादी कांग्रेस के नहीं थे, उग्र राष्ट्रवादी के थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये चारों जो नेता थे वो उग्र राष्ट्रवाद के थे। तो नेशनल कॉलेज की स्थापना के समय अरविंद घोष उसके प्राचार्य बने। बंग भंग के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ और इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, जितने भी ये लेखक थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित गीत लिखे, लेख लिखे। बंग भंग के बाद अंग्रेजों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया, जिसमें बहुत हद तक वे सफल भी हुए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया था तो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए ही बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो कर्जन के 6 वर्ष के लंबे शासनकाल ने स्वाधीनता आंदोलन की दिशा वास्तविक रूप में बदल दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन ने किया, उसके कारण भारत पर या भारतीयों पर क्या क्या प्रभाव हुए। ठीक है, इसके बाद सूरत की फूट, आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेसन नंबर 8 में मैंने आपको बताया था। ये अध्याय 9 चल रहा है, तो आप अध्याय 8 को भी अपने ध्यान में रखें। बंग भंग की घटना का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी दलों की ये नीति नहीं थी कि कठोर कदम उठाए जाएं, और उदारवादी जो नेता थे वो इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। और दो तरह की विचारधारा के मौजूद रहते ही कांग्रेस के बनारस 1905 और कलकत्ता 1906 अधिवेशन संपन्न हो गए। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था, किंतु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया और इस समय तक कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आंदोलनों में तीव्रता आ चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादी नेता सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादियों ने रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाने में सहमति जताई। अब सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया। दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने पर एकमत नहीं हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया, क्योंकि उन्हें अपनी फूट डालो और राज करो की नीति सफल होते हुए दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। कांग्रेस में कुछ नेता उदारवादी दल में शामिल हो गए थे और कुछ उग्र राष्ट्रवादी दल में शामिल हो गए थे, जिसे सूरत की फूट कहा जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस बट गई, ठीक है, दो दलों के बीच में। अब
इसके बाद आया गांधी युग। राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य विरोधी जन आंदोलन में बदल गया। 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध का काल था। 1914 में शुरू हुआ और 18 तक चला। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गांधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बने। इंग्लैंड में कानून की शिक्षा पाने के बाद वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीकी सरकार की भेदभावपूर्ण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में उन्होंने अपने कर्म दर्शन का विकास किया। यह कर्म दर्शन अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। इसे जब भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया तो यह सत्याग्रह बना और इसके माध्यम से लाखों लोग स्वराज्य के आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, अब ये कर्म दर्शन क्या था? अहिंसक था, अहिंसक प्रतिरोध, यानी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं करना। तो किस तरह से गांधी जी लोगों को इसको अपनाने पर जोर देते थे? कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना, शराब और विदेशी माल बेचने वाले दुकानों पर धरना, कर न चुकाना तथा प्रमुख उद्योग धंधों को बंद करना, यही इन आंदोलनों के मुख्य तत्व थे। यह विधियां अहिंसक तो थीं पर कुछ कम क्रांतिकारी न थीं। इसके कारण समाज के सभी वर्गों ने, लाखों लोग, इसके वजह से समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जगी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे और लाठी गोली का सामना करने लगे। ठीक है, तो ये था गांधी युग। गांधी जी के जो 3 आंदोलन मैंने अभी आपको बताए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन आप आगे पढ़ेंगे कि तीनों ही आंदोलन कैसे थे, अहिंसक थे, हिंसा न करना। अब गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था? तो गांधी जी सादा जीवन बिताते थे और जनता से उसी भाषा में बात करते थे जिससे वह समझती थी, इसलिए गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। ठीक है, और सत्याग्रह किसे कहते हैं? तो विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए गांधी जी ने जिस प्रविधि का आश्रय लिया उसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता था या सत्याग्रह किसे कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस लेसन में जो सबसे प्रमुख बिंदु है वो है जलियांवाला हत्याकांड। रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू हुआ। रॉलेट अधिनियम यानी दमन चक्र, जिसे दमन कहा जाता है, और ये अधिनियम लेकर आई ब्रिटिश सरकार और 1919 में लागू किया गया। इसमें क्या होता था? इसमें बिना किसी को बताए किसी भी व्यक्ति को सरकार जेल में डाल सकती थी। तो इस अधिनियम को जब लागू किया गया 1919 में, तो इसके विरोध में पूरे देश में आवाज़ उठी। 6 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़तालें, काम बंद और प्रदर्शनों के आयोजन किए गए। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ और सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 प्रभावशाली नेता थे जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा हुई। यह एक छोटा सा बाग है और जिसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं। जनरल डायर सैनिकों को लेकर बाग में दाखिल हुआ और उस बाग का एकमात्र निकास द्वार था, उसे घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के उसने ये ऑर्डर दिया कि जब तक गोला बारूद खत्म ना हो जाए तब तक गोलियां चलती रहें। उस सभा में बहुत सारी स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े सभी थे और गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। कोई भी बाहर नहीं भाग सका। कुछ समय बाद जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर वापस चला गया और सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 400 लोग मृत और लगभग 1200 लोग
घायल हुए, कई लोग बाग में स्थित कुएं में जिंदा गिर गए। इस दानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की लहर उत्पन्न की और डायर की इस क्रूरता और पशुता और जानबूझकर किए गए नरसंहार से अनेक अंग्रेजों की आत्मा तक कांप उठी और उन्होंने भी इसकी निंदा की। अब डायर क्या चाहता था? डायर ये चाह रहा था कि इस घटना से लोगों में सैनिक भय उत्पन्न हो जाए, लेकिन सैनिक भय उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन, तो 1919 के बाद जो आंदोलन आया गांधी जी का, वो सबसे पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से प्रारंभ हुआ। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो पहले हम खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, अभी मैंने फिर आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ, 1914 और 1918 के बीच का जो समय था वो विश्व युद्ध का था। तो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, उस समय वहाँ खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में सहायता दी। किंतु ये आंदोलन अभी कहाँ से शुरू हुआ था? टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण भेदभाव हुआ था ना, वहाँ से शुरू हुआ था। किंतु टर्की में इस आंदोलन के समाप्त होते ही भारत में यह आंदोलन फीका पड़ गया, क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ था, जब वहाँ समाप्त हो गया तो भारत में भी यह फीका पड़ गया। अब आया हमारा असहयोग आंदोलन। तो कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया। बच्चों ध्यान रखना कि कौन कौन से आंदोलन कब प्रारंभ हुए हैं। तो पहला आंदोलन असहयोग था, जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ। और जलियांवाला बाग कब हुआ? 1919 में। जलियांवाला बाग क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सभा हो रही थी, इसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। ये उद्देश्य हैं असहयोग आंदोलन के, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा विदेशी जो शिक्षण संस्थाएं थीं, उन्हीं संस्थाओं का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने का अभियान चलाया जाना था। और यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा। ये असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया है कि रॉलेट एक्ट आया 1919 में। ठीक है, अब साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था? और साइमन कमीशन, इसका नाम साइमन क्यों पड़ा? तो सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया। ठीक है, कमीशन मतलब कोई एक प्रतिनिधिमंडल जो कुछ लोगों को मिलकर या कोई दल बनाकर बनाया जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की सफलता का विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तन के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन गठन किया। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस आयोग ने जिस बातों पर विचार करने को कहा गया था, उनसे भारतीय जनता को स्वराज्य पा सकने की जरा भी आशा नहीं हुई। जो कमीशन आप बना रहे हैं, उसमें यदि हमारे भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो पता कैसे चलेगा कि भारतीयों की समस्या क्या है। तो साइमन कमीशन जो बना, उसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया था। अतः भारतीयों को लग रहा था कि हमें स्वराज्य अभी प्राप्त नहीं होगा। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। क्यों किया? हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि उस कमीशन में, उस प्रतिनिधिमंडल में एक भी भारतीय नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल के अधिकतर सदस्यों ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध में पूरे देश में कमेटियां बनाई गईं, जिसकी वजह से कि वह जहाँ जहाँ भी जाए उसके खिलाफ प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया जा सके।
हड़तालियों का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। अनेक जगहों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया और अंत में साइमन कमीशन वापस चला गया। तो आपको समझ आया होगा कि साइमन कमीशन क्या था। यह एक प्रतिनिधिमंडल था और यह देखने आया था कि रोल एक्ट अधिनियम जो हमने लागू किया है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पर। ठीक है, 1928 में ये भारत आया और लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं थे और उन्हें स्वराज्य प्राप्त करने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हड़तालें की जगह जगह पर और इसका विरोध किया। क्लियर? अब गांधी जी का दूसरा आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका क्या मतलब हुआ? विनम्रता पूर्वक कानून की अवज्ञा। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा असहयोग आंदोलन 1920, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आया 1930। मैं आपको सन बताती जा रही हूँ, आप नोट करते जाना। असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार जारी रखा जाए, इसे लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस का एक पक्ष परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों में प्रवेश करना चाहता था, परंतु दूसरा पक्ष परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहता था। इन परिस्थितियों में परिषदों में प्रवेश का इच्छुक पक्ष कांग्रेस से पृथक हो गया और उसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। अब 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया। दिसंबर 1929 अर्धरात्रि को रावी नदी का तट, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे उन्होंने ध्वज फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। अतः देश भर में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। क्या आप मानते हैं कि भारत आज़ाद हो गया? नहीं, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ, अभी उसे लंबी लड़ाई लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के एक पक्ष ने ये किया। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन, अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया जाएगा तो उस समय वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड इरविन। अभी मैंने किस लॉर्ड का नाम लिया था आपके सामने? लॉर्ड कर्जन। अब आ गया इरविन, ये सब आपको ध्यान रखना है। ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। गांधी जी सोच रहे थे कि शायद ये हमारी बात मान लेगा। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। 1930 आ गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने की स्थिति आ गई है और ये कब प्रारंभ होगा ये देखें। गांधी जी ने सरकार के सामने जो मांगे रखी वो थी, सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करें, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% की कमी हो, कपड़ों पर आयात कम हो। और वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार किया। अतः गांधी जी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया 1930 को। ठीक है, तो ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। अब गांधी जी का तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो, जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ। अब यह एक ऐसा आंदोलन था जो कि करो या मरो की नीति पर आधारित था। 1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह यथार्थता जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंतःप्रेरित और स्वेच्छामूलक, अंतःप्रेरित यानी
किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलाई जा रही थी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वो स्वयं इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आगे आ रहे थे। स्वेच्छा मूलक यानी अपनी स्वेच्छा से, सामूहिक यानी दल बनाकर, जिसका जन्म क्यों हुआ था, जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता और स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। इस आंदोलन के आरंभ होने के मूल में अनेक कारण विद्यमान थे। कौन कौन से कारण थे? भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बनने का इच्छुक नहीं था, परंतु इस युद्ध में उसकी सहमति के बिना उसे सम्मिलित किया गया था। युद्ध का साया पड़ने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। खाद्य स्थिति क्रमशः बिगड़ती जा रही थी। निर्वाह व्यय 3 गुना बढ़ गया था। मुनाफाखोरी और शोषण अनवरत जारी था। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक असहयोगात्मक आंदोलन पुनः आरंभ करने का निश्चय किया। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ ये देखें आप, 8 अगस्त की रात्रि में, 8 अगस्त था और 1942 था। भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता की यथार्थपूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वाधीनता से न्यून मैं किसी भी बात से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, हम करेंगे या मरेंगे। ये पूरी लाइन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह एक निर्णय लेने वाला आंदोलन था, निर्णायक। गांधी जी ने कह दिया था कि हम अब पूर्ण स्वाधीनता से न्यून यानी उससे कम किसी भी बात से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम या तो कुछ करके जाएंगे और या फिर हम मरेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का एक निर्णायक आंदोलन था। ये भारत के इतिहास में आखिरी आंदोलन था। अब ये सफल हुआ या नहीं ये हम आगे देखेंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में बहुमत से पारित हुआ था। तो ये गांधी जी का एक निर्णायक आंदोलन था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट में मैं और आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।